नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा चौहान, पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय फरीदाबाद से हिंदी की सहायक प्रोफेसर। हमारे विद्यार्थियों को नए सत्र के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता भारत भारती की सप्रसंग व्याख्या। प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छे से जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं और उनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। राष्ट्र कवि की संज्ञा दिए जाने के पीछे विशेष कारण यही रहा कि उन्होंने जितना भी काव्य रचा, उनका जितना भी साहित्य रचा गया, उसके केंद्र में देश प्रेम रहा। देशभक्ति से ओतप्रोत उन्होंने काव्य रचनाएं थी, जिनमें चैत्रवध है, साकेत है, भारत भारती है। हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने जहाँ एक तरफ भारत के गौरवशाली इतिहास का वर्णन किया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने वर्तमान में भारत की अनेक समस्याओं को उतारा और देशवासियों के पाठकों के समक्ष वो लेकर आए। और इसी कड़ी में है उनकी भारत भारती कविता। ये कविता हमारे BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित की गई है। और इस कविता का उद्देश्य रहा है कि उस समय भारत जिन दयनीय परिस्थितियों से गुजर रहा था, उनसे भारतवासियों को अवगत कराना और उनके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए उनको तैयार करना और चेताना। इस कविता में, भारत भारती कविता में, कवि मैथिली शरण गुप्त एक साथ भारत की 3 परिस्थितियों का चित्रांकन करते हैं। एक तरफ वो भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन करते हैं, तो दूसरी तरफ स्वतंत्रता की बेड़ियों से वर्तमान चुनौतियों को झेलने से भाग रहे और वर्तमान चुनौतियों से बचकर भाग रहे उन भारतवासियों के उत्साह को जगाते हैं कि अगर उन्हें उज्जवल भविष्य लेकर आना है, भारत का विकास करना है, तो उन्हें कर्म के क्षेत्र में नई संकल्पनाएं रचनी होंगी और नई सकारात्मकता से भरकर देश के विकास के लिए अग्रसर। कवि कहते हैं भारतवासियों को सबसे पहले कवि इस कविता में नमन करते हैं माँ भारती का, भारत के गौरव को जगाते हैं और उसके बाद भारतवासियों को चेताते हुए कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का अटूट नियम है। जो इस संसार में आया है वह अवश्य जाएगा। सुख दुख, रात दिन, उत्थान पतन, यह स्वाभाविक है। जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन अवश्य होगा। जो चढ़ा है वह उतरेगा अवश्य। ये चीजें स्वाभाविक है और एक चक्र के अनुसार ये सब चलते रहते हैं। लेकिन भारतवर्ष के विषय में दुखद विषय ये है कि एक बार चहुमुखी विकास की सीढ़ियां चढ़ने के बाद, चारों तरफ अपने विकास का डंका बजाने के बाद, आज भारत निरंतर अवनति की तरफ अग्रसर हो रहा है। और दुखद विषय यह है कि हम भारतवासी अपनी स्थिति के प्रति चिंतित नहीं है। अगर हम चिंतित होंगे और आने वाले भविष्य के लिए सोचेंगे, तो यह जो हमारी प्रक्रिया है, उन्नति अवनति, उत्थान पतन, ये सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो इस कविता में कवि ने भारतवासियों को चेताया है, उनके अतीत से, उनके गौरवशाली अतीत का वर्णन करते हुए। आइए विद्यार्थियों, अब हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या करते हैं साथ के साथ। मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में पूजे हमारी भारती। हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि वह माँ भारती जिसकी सभी आर्यजन, सभी उत्तम पुरुष अपने मन मंदिर में जिसकी पूजा अर्चना करते हैं, जिसकी आरती उतारते हैं, हमारी माँ भारती का स्वर पूरी संसार में गुंजायमान हो भद्रो भावोद भाविनी वह भारती, हे भगवते, हे भगवान, माँ भारती ऐसे सद्भावों से युक्त हो कि जिनको ग्रहण कर कर हम सभी भारतवासी सद्भाव से युक्त हो जाएं। हे गीता पते, हे सीता मते, हे गीता मते, हे श्री राम, कुछ ऐसा वरदान दीजिए। हे गीता की रचना करने वाले श्री कृष्ण, कुछ ऐसा वरदान दीजिए। तो हम इसके विशेष में लिखेंगे विद्यार्थियों सबसे पहले कि यहाँ पर माँ भारती का अर्चना की है और भारतीयों के अंदर एक जोश का संचार किया है कि जो आर्य पुरुष हैं वो माँ भारती को अपने मन मंदिर में हमेशा बसा कर रखते हैं। अगला इसका हम अगली पंक्तियां हैं। हुआ लेखनी हथ पत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा, द्रव कालिमा में डूबकर तैयार होकर सर्वथा। अब कभी जब एक विशेष प्रसंग को लिखने जा रहा है, देशवासियों को चौंकाने के लिए जा रहा है, तो वो लिखते हैं, अपनी लेखनी को इसके लिए तैयार करते हैं। हाँ लेखनी हथ पत्र पर,
अपने हृदय रूपी पत्र पर लिखनी, तुझको एक कथा लिखनी पड़ेगी। द्रव कालिमा में डूबकर, यानी भारत जिन अंधेरों से डूब रहा है, परतंत्रता की जिन स्थितियों से गुजर रहा है, उनमें डूबकर उनका सर्वथा आकलन करने के बाद स्वतंत्रता से करने पड़ेंगे तुझे यह प्रस्ताव। जग जाए तेरी नोक से सोए हुए भाग जो, तुझे कुछ ऐसे प्रस्ताव भी करने होंगे, तुझे कुछ ऐसे विषयों को उखाड़ना होगा कि तेरी नोक से जो लिखा जाएगा उनको पढ़कर देशवासियों के अंदर, भारतवासियों के अंदर गौरव भावना जाग जाए और वो अपने देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाए। जो उनका गौरव सोया हुआ है, उनकी आत्मा विकास के प्रति सुप्त हुई है, वो फिर से जागृत हो जाए। उसके बाद कवि आगे कहते हैं कि संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निशा दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक है अनाथ नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक में डूबा होता वही। कवि कहते हैं कि आज अगर हम अवनति की तरफ चल रहे हैं, हमारी परिस्थितियां खराब है, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। किसी का भी समय एक सा नहीं रहता है। जिस तरीके से रात और दिन का चक्र घूमता रहता है, उसी तरह से उन्नति अवनति और सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। लेकिन दुख का विषय जब होता है जब ये चक्र घूमे ना, रात के बाद दिन ना आए, इनका आना जाना लगा रहे, तो ये एक चक्र है जो चलता रहता है। आज जो अनाथ है समय बदलता रहता है, आज जो अनाथ है वो कल संसार का स्वामी हो सकता है, और जो आज उत्सव मग्न है, आनंद में डूबा हुआ है, कल वही हमें दुख से रोता हुआ भी दिखाई दे सकता है। यानी कि सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। अब विद्यार्थियों, इन पंक्तियों में आपकी विशेष की बात की, क्या विशेष बात है, तो आप सबसे पहले लिखोगे कि कविवर मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पर शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कवि की भाषा भावों के अनुकूल है। तीसरा, जब हम पंक्तियों को पढ़ते हैं, हाँ लेखनी हस्त पत्र पर, यानी हृदय रूपी पत्र पर, तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके बाद निशी दिवासी में उपमा अलंकार का बहुत खूबसूरत प्रयोग किया गया है। और इन पंक्तियों की सबसे बड़ी बात है कि इनमें संगीतात्मकता और ध्येयात्मकता दोनों गुण विद्वान है। इनको बड़े अच्छे से गाया जा सकता है संगीत के साथ में, और तत्सम शब्दों का प्रयोग कवि ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से किया है। तो ये सारी बातें आपको विशेष में लिखनी होंगी। अब हम आते हैं अगले पैरे पर, अगली पंक्तियों पर। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। इस दुर्दशा का स्वपन में भी क्या हमें कुछ ध्यान था, क्या इस पतन ही को हमारा यह अतुल उत्थान था। यहाँ पर कवि कहता है कि कभी भारत उन्नति के शिखर पर पहुंचा हुआ था, चारों तरफ हमारी कीर्ति के चर्चे थे, चारों तरफ हमारे विकास की चर्चाएं होती थी, और उस समय जब हम उन्नति के शिखर पर थे, हम उज्जवल जीवन जी रहे थे, क्या हमने सपने में भी सोचा था कि कभी ऐसा समय आएगा कि भारत स्वतंत्र होगा और हमें दुर्दशा की स्थिति से देखनी पड़ेगी। उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी। क्या इस पतन को, क्या हमने ये दिन देखने के लिए, इस अवनति के लिए इतनी उन्नति की थी, या इस पतन को देखने के लिए हमने उत्थान लिया था। लेकिन कवि कहते हैं कि समय बदलता रहता है। उन्नत रहा होगा जो कभी उन्नत रहा होगा, जिसने कभी उन्नति देखी होगी, जिसने उन्नति की ऊंचाइयां छी होंगी, वो आज अवनति का रास्ता भी देख सकता है। जो हो रहा उन्नत अभी और जो आज उन्नति के रास्ते पर अग्रसर हो रहा है, वह कल अवनति देखकर आया हुआ होगा। ऐसा हो सकता है कि उसने कल पतन और अवनति दोनों देखे हों। हंसते प्रथम जो कदम है तम पंख में फंसते वही, जो कमल के फूल पहले खिलते हैं वो ही कीचड़ में सबसे पहले धंस जाते हैं। मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही, और जो कमल लंबे समय तक मुरझाए पड़े रहते हैं, देर से खिलते हैं, वो फिर देर तक ही खिलते रहते हैं। अर्थात इस संसार में जो पहले आया है वो पहले जाएगा, जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन अवश्य होगा, जिसने उन्नति देखी है वह अवनति भी देख सकता है। ये क्या है, परिवर्तनशील है संसार। अगली पंक्तियां बच्चों,
उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम अखंड है। जैसा कि मैंने बताया, उन्नति के साथ अवनति दोनों का आना और जाना यह प्रकृति का अखंड नियम है। चढ़ता प्रथम जो रोम में, गिरता वही मार्तंड है। जो भी ऊपर आकाश पे चढ़ेगा वो ही पृथ्वी पर गिरेगा। जो आकाश में चढ़ा ही नहीं वो पृथ्वी पर कैसे गिर सकता है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला। जो हमारी आज की अवनति है यह स्पष्ट बता रही है कि कभी हमने ऊंचाइयां छी हैं, कभी हम उन्नति के शिखर पर थे, तभी आज हम अवनति देख रहे हैं। उत्थान ही जिसका नहीं, पतन भी क्या भला। जिसका कभी उत्थान ही नहीं हुआ, जिसने ऊंचाइयों को नहीं छुआ, वो नीचे क्या गिरेगा, उसका पतन क्या होगा। होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं। असली बात यह है कि जब हम उन्नति के शिखर पर होते हैं, जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हम बदलते हुए वक्त की परिस्थितियों से अवगत नहीं होते और आने वाली अवनति के लिए अपनी तैयारियां नहीं करते। इसी कारण उन्नति के बाद अवनति हमें देखनी पड़ती है। हाँ, सोच तो है किसी की, फिर न हो उन्नति कहीं। अगर हम सोच लें, पहले से ही हम आने वाले दुर्दिनों के बारे में सजग हो जाए, तो हो सकता है कि हमें बुरे दिन ना देखने पड़े और हम उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का ह्रास हो। चिंता तभी है जब ना उसका फिर नवीन विकास हो। हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा अपनी कलाएं दिखाते दिखाते धीरे धीरे 15वें दिन लुप्त हो जाता है और फिर वो अपने नवीन विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। तो चंद्रमा का ह्रास होना कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता जब होती है जब उसका नवीन विकास ना हो। है ठीक है, ऐसी ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष की। लेकिन आज हमारे भारतवर्ष की ऐसी ही दिशा है। उसने चरम स्मृति पाई, ऊंचाइयां छुई, उन्नति प्राप्त की, लेकिन आज वो अवनति के रास्ते पर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि जहां से फिर से उन्नति का रास्ता दिखाई दे। कब से इतिश्री हो चुकी उसके अखिल उत्कर्ष की। भारत ने जो स्मृति प्राप्त की थी, भारत ने जो उत्कर्ष प्राप्त किया था, उसका तो कब का अंत हो चुका है। पर सोच है केवल यही, यह नित्य गिरता ही। लेकिन आज सोचने की बात यह है कि यह नित्य गिरता ही जा रहा है। रोज हम अवनति के रास्ते पर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। जब से फिरा है देव इससे, यह नित्य गिरता ही गया। जब हम अपने कर्म के रास्ते से हट जाते हैं, कर्महीन हो जाते हैं, तो उन दिनों में ईश्वर भी हमसे नाराज हो जाता है। और यही कारण है कि हमारी कर्महीनता के कारण ईश्वर भी हमसे विमुख हो गया है और हम लगातार पतन की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। और यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि चंद्रमा का ह्रास, विकास, उन्नति और अवनति का बहुत सुंदर उदाहरण है। इसको आप विशेष में लिख सकते हैं और फिर आप विशेष में यही लिखेंगे कि सुंदर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और वर्णात्मक शैली का प्रयोग है, संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। तो अब हम अगली पंक्तियों पे आते हैं। यह नियम है उद्यान में पत्र पक्कर गिरे पत्ते जहां प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लह लहे पल्लव। बगीचे में आप देखते होंगे कि जहां पत्ते पक्कर गिर जाते हैं वहीं वृक्षों से नई कोपलें उगती हैं और फिर से वह बगीचा नए पत्तों से लहला जाता है। यानी कि पुराने पत्तों का गिरना और नए पत्तों का आना, पतझड़ के बाद बसंत और बसंत के बाद पतझड़, इनका आना जाना लगा रहता है। पर हाय, इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है। यहाँ कवि ने भारतवर्ष को उद्यान की संज्ञा दी है। उद्यान कहकर कहा है कि ये जो भारत रूपी उद्यान है, लेकिन इसका तो दूसरा ही हाल है। पतझड़ कहे या सूखना, काया पलट या काल है। समझ नहीं आ रहा कि ये जो इसका वक्त चल रहा है, ये जो परतंत्र है, ये इसके पतझड़ का समय है या ये सूख रहा है या इसकी काया पलट हो रही है, या फिर काल और इसकी मृत्यु का समय तो नहीं आ गया। अनुकूल शोभा मूल सुरबुत फूल हो कुमला गई। जो इस भारतवर्ष में कभी विद्वता के, वीरता के और तकनीकी के सुंदर सुंदर फूल खिले थे, जिन्होंने इसे चहुमुखी विकास की शिखर पर पहुंचाया था, आज वो फूल मुरझा गए हैं। फलते कहाँ हैं अब यहाँ रहे फल रसाल नए नए। अब यहाँ नए तकनीकी ज्ञान के फल नहीं खिल रहे हैं, ना ही वीरता के चर्चे अब हमारे हो रहे हैं। बस इस विशाल उद्यान में अब झाड़ या झंकार है। अब दुख का विषय ये है कि इस भारत रूपी विशाल उद्यान में झाड़ झंकार यानी अंधविश्वास, जाति, द्वेष और कायरता की मात्र झाड़ झंकार भी
रह गए हैं। दोनों सूख कर काटा हुआ और इन सब से घिरा हुआ है भारतवर्ष का जो शरीर है वो सूखता जा रहा है, सूख कर काटा होता जा रहा है। बस शेष है तो हाड़ है, यानी कि उसमें सिर्फ अब हड्डियां बची हैं, यानी कि जो भारत की सकारात्मकता है, जो उसकी प्रेरणा है, वो सारी खत्म होती जा रही है। तो आप देखिए कि यहाँ कविवर ने, मैथिली शरण गुप्त ने भारतवासियों को सोचने के लिए मजबूर किया है कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या हो गई है, हम किस तरह परतंत्र हो गए हैं और हमारा शोषण लगातार किया जा रहा है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, दृढ़ दुख दावानल इसे सब और घेर चला रहा। जब हमारे पास मुसीबत आती है तो एक के बाद एक मुसीबतें आती चली जाती हैं, और इसी तरह से अब इस देश को एक तो परतंत्र, दूसरी तरह से अनेक प्रकार के दुख, इसकी संपत्ति लूटी जा रही है, देशवासियों का शोषण किया जा रहा है, ये दुख इसको घेरते जा रहे हैं। इस पर अग्रस्ता काश उल्टा विपद ब्रज चला रहा। ऊपर से भगवान की दृष्टि भी हम पर उल्टी पड़ी हुई है और वो हम पर दुख की बिजलियां गिराता चला जा रहा है। यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल इस आग को, हालांकि हम एक दूसरे के प्रति प्रेम कर कर देश के प्रति, देश की दयनीय स्थिति के प्रति आंखों में आंसू लाकर, चिंतित होकर हम इस आग को बुझा सकते हैं, लेकिन धिक्कार है हमारे स्वार्थ में सूखे हुए अनुराग को। हमारा मानवता प्रेम, देश के प्रति जो प्रेम है उसको धिक्कार है, वो सूख चुका है। हमारे अंतर देश के लिए अनुराग नहीं जाग रहा है। सहृदय जनों की चित्त निर्मल पुड़क जाकर कांच से होते दया के वश द्रवित है। तप्त को इस आंच से, दुखों की इस आंच से, जो भारत के सहृदय जन है, भारत के सज्जन पुरुष है, उनके जो हृदय द्रवित तो अवश्य हो रहे हैं। चिंता कभी भावी दिशा की, और उनको भारतवर्ष के भविष्य की चिंता भी होती है। वर्तमान व्यथा कभी, और कभी कभी वो वर्तमान स्थिति को देखकर दुखी भी होते हैं। करती तथा चंचल उन्हें है भूतकाल कथा, और भारत के गौरवशाली अतीत की कथाएं भी उन्हें कभी कभी चंचल करती हैं, विचलित करती हैं, सोचने को मजबूर करती हैं कि भारतवर्ष किसी समय कितने गौरवशाली अतीत का स्वामी था और आज हम किस अवनति से गुजर रहे हैं। लेकिन उसके लिए दृढ़ संकल्प होकर भारतवासी कर्म पथ पर नहीं बढ़ पा रहे हैं। आजादी के लिए, अपने देश के विकास के लिए भी हमें सोचना है। जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, अब कभी अपनी बात कर रहा है कि मैं भारतवर्ष की आगामी भविष्य के लिए और वर्तमान दयनीय परिस्थितियों को लेकर जो मैं कुछ कह रहा हूँ, क्या कुछ सजग होंगे सके? क्या मेरे इसको सुनकर, मेरी इन पंक्तियों को पढ़कर कुछ मेरे साथी सजग होंगे? वो देश के विकास की प्रेरणा ले पाएंगे और उसको सुनेंगे जो यहाँ, और जो उसको सुनकर देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हो पाएंगे। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता। कवि का कर्म है कि वो देशवासियों को देश के प्रति सद्भावना के लिए, एकता के लिए जागृत करे, और मैं उसी कवि के कठिनतर कर्म को करने जा रहा हूँ। पर क्या ना विषय उत्कृष्टता करती विचारा उत्कृष्टता, क्या मेरे विचारों की उत्कृष्टता इस विषय को उत्कृष्ट बना पाएगी? क्या मेरे इस लेखन से जो भारतवासी हैं वो सजग होंगे और देश को आजाद कराने के लिए, परतंत्रता से मुक्त कराने के लिए हम सभी अपने कर्म पथ पर फिर से जो है एकजुट होकर आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से हमने आज की कविता पढ़ी भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की। मैंने आपको विशेष के सहित इस कविता के बारे में परिचित कराया, और धन्यवाद विद्यार्थियों। मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे मिलेंगे।